हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन की तरफ से जो बिहार प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती के लिए मॉडल सेट निकाला गया है, उसका आज हम लोग 12वां मॉडल सेट लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 11 मॉडल सेट जो है पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एडिटोरिया प्रकाशन की तरफ से जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार प्राथमिक शिक्षक, जो कि इस बार बीपीएससी के द्वारा जो है वह कंडक्ट किया जाएगा। सारा क्राइटेरिया जो है इस बार बीपीएससी के थ्रू होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 12वां सेट, और उसका जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हूल विद्रोह। संथाल विद्रोह को जो है हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात की जाए अगर संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856 तक जो है प्रभाव में रहा था। 1855 से लेके 1856 तक, याद रखिएगा 1856 तक जो है हुआ था। उसके बाद जो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, तो वह था मीर जाफ़र। वहीं अगर बात की जाए बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वह ज्योतिबा फूले के द्वारा, किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। इंडियन अनरेस्ट, तो यह रचना जो है वह किया गया था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा जो है इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है लिखा गया था। वहीं अगर बात की जाए तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की रचना मांडले जेल में किया था। किस जेल में किया था, मांडले जेल में जो है गीता रहस्य की रचना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार आते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा जो है सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था। तो वह अधिवेशन था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट, याद रखिएगा। एनी बेसेंट जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादोबा पांडुरंग के द्वारा जो है परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में जो है परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्य संस्थापक था वह था दादोबा पांडुरंग मेहताजी दुर्गाराम। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था सामाजिक सुधार तथा हिंदू धर्म में सुधार लाना। ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह अध्यक्षता किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1938 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया। जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया किनके द्वारा। तो यह लिखा गया था भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु के द्वारा जो है लिखा गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 कि सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 326 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान जो है वह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था। कर संग्रह जो है किसके द्वारा किया जाता था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग दूध के द्वारा। भाग दूध के द्वारा जो है उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह जो है किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। और यह कब किया गया था। तो यह किया गया था 1772 ईस्वी में। वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो 1772 ईस्वी में जो है याद रखिएगा द्वैध शासन प्रणाली जो है समाप्त किया गया था और वह समाप्त किया गया था वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला जो है हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 ईस्वी में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व जो है वह किनके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था मदारी पासी के द्वारा। मदारी पासी के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में जो है अवध प्रांत में एका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 16 नंबर कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी। तो यह की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात की जाए असहयोग आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन जो है वो यह प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है यह प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते रहता है कि असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष यानी कि कब प्रारंभ किया गया था, वो भी तिथि के साथ। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी.एन. बापट। पी.एन. बापट को जो है बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। किस समिति का गठन जो है देशी रियासतों के लिए किया गया था। तो वो समिति थी बटलर समिति। बटलर समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए बटलर समिति की तो बटलर समिति का गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था। 1927 ईस्वी में किया गया था देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन के लिए। और समिति ने अपना रिपोर्ट जो है वह 1929 ईस्वी में प्रकाशित की थी। इसका रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया गया था। 1929 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था कब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध, याद रखिएगा।
उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। कलहन की पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या है, तो उनकी पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। क्या नाम था, राजतरंगिणी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजतरंगिणी पुस्तक जो है जिसमें कि कश्मीर के इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। और राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 श्लोक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ का, तो राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजाओं की नदी। क्या होता है, राजाओं की नदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडग्राम। महावीर स्वामी जो है जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जो है जैन धर्म के थे महावीर स्वामी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था। कौन सा संप्रदाय जो है संगीत नृत्य का विरोध करता था, तो वह संप्रदाय था नक्शबंदी। नक्शबंदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 25 नंबर निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड की उपाधि जो है वह किस शासक के द्वारा धारण किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की गई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई। पुरंदर की संधि जो है कब हुई, तो यह पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। 22 जून 1665 ईस्वी को जो है शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे और 27 नंबर निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बाबर एवं जहांगीर। बाबर एवं जहांगीर के द्वारा जो है स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी गई थी, याद रखिएगा। बाबर जो है तुजुक ए बाबरी नाम से जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी, और वो लिखी थी तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी नामक जो है तुजुक ए बाबरी नामक जो है ये पुस्तक जो लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा, और वो लिखी थी फारसी में। वहीं अगर बात की जाए जहांगीर की, तो जहांगीर द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा थी वो थी तुजुक ए जहांगीरी, और वो लिखे थे अपने आत्मकथा फारसी भाषा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की। गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की गई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। वहीं अगर बात की जाए बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि बनावली जो है यह रंगोई के किनारे। और उसके बाद अगर सी की बात की जाए, सी की मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो जो है वह है सिंधु नदी के किनारे। और उसके बाद फिर डी की बात की जाए अगर लोथल की, तो लोथल है भगवा नदी के किनारे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यह एकदम से असत्य है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। तो यह परियोजना है भारत और नेपाल की। भारत और नेपाल की जो परियोजना है यह पंचेश्वर परियोजना, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भारत नेपाल की जो कुछ अन्य संयुक्त परियोजना है वो है शारदा परियोजना, कोसी परियोजना एवं टनकपुर परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य से। रेणुका झील जो है वह किस राज्य से संबंधित है, यह है हिमाचल प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल खेल से नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेयर्स कप। मेयर्स कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित नहीं है।
ठीक है। मेयर्स कप का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से संबंधित है मेयर्स कप, याद रखिएगा, मुक्केबाजी। बाकी के जो है जितने भी जैसे कि ये डुरंड कप हो गया, तो डुरंड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी जो बेल्जियम में जो ओलंपिक हुआ था उसी में जो है फर्स्ट बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। और यह हिरन के संरक्षण से संबंधित है। किसके संरक्षण से? तो हिरन के संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 36 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस जो है मनाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए वर्ष 2023 की विश्व वानिकी दिवस का थीम, तो इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यानी कि वन और स्वास्थ्य, याद रखिएगा। फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है विश्व वानिकी दिवस 2023 का थीम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर, कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली जगह को सीखना एवं उसकी फिर खाली जगह को सीखना, यानी कि यहाँ पे दो शब्द आ जाएगा। तो यह दो शब्द है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधारणाओं एवं विषय वस्तु। अवधारणाओं एवं विषय वस्तु, या बात अगर की जाए यहाँ पे अगर इस ब्लैंक जगह की, तो यहाँ पे हो जाएगा किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना एवं यहाँ पे हो जाएगा विषय वस्तु, यानी कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना एवं उसकी विषय वस्तु को सीखना। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वाभाविक। क्या हो जाएगा? स्वाभाविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विचार तत्व। विचार तत्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय जो है उसकी विचार तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 41 नंबर, कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, और जिसका नाम पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, तो उसका जो नाम है वह है विक्रम एस। क्या है? विक्रम एस। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट जो है उसका नाम क्या है? तो यह है विक्रम एस। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट जो है विक्रम एस आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, और इसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया? कुआफू 1 जो है लॉन्च किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य के अध्ययन हेतु जो है चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 43 नंबर, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच में जो है गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास जो है होता आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि नवंबर 2022 में गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया था जोधपुर राजस्थान में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 44 नंबर, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, जो इसमें से कोई नहीं, यानी कि सब के सब जो है बिल्कुल राइट सुमेलित किया गया है, याद रखिएगा। गिरिधर अरमाने जो है भारत के रक्षा सचिव, डॉक्टर के.पी. अश्विनी जो है यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला, और अरुण गोयल जो है भारत के चुनाव आयुक्त। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1 और 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक में है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन कहाँ किया गया, भारत में किया गया। और 3 और 2 में है कि भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भ्रूण किस में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज में। भ्रूण जो है किस में पाया जाता है, तो यह बीज में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या कार्य है। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA का क्या कार्य है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो मेन कार्य है वो है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना किसका मुख्य कार्य है, तो यह है mRNA यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सेलुलर संरचना। वायरस की विशेषता नहीं है सेलुलर संरचना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत जो है वह है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। क्या है, म्यूटेशन, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि में विकृति जो है यह आयोडीन की कमी के कारण होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इंसुलिन है यानी कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। बात की जाए अगर इंसुलिन की, तो इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के कोशिका से स्रावित एक हार्मोन है और रासायनिक दृष्टि से यह एक पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसकी खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है कौन सा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में जो उपयोग किया जाता है विकिरण उसको इंफ्रारेड कहा जाता है। इंफ्रारेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53, ओंकोजीन संबंधित है किससे। ओंकोजीन किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्क रोग से। किससे, ओंकोजीन जो है यह कर्क रोग से संबंधित है। बात की जाए अगर कि ओंकोजीन जो है एक असामान्य जीव है जो कैंसर की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। किसकी, तो कैंसर की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरोक्सीसोम। यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो यह उत्तरदायी है पेरोक्सीसोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, 10 पावर 6 के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेगा। मेगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 56 नंबर, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को मापता है, जबकि अगर बात थर्मोस्टेट की जाए तो थर्मोस्टेट जो है यह तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन। विवर्तन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामिति छाया में प्रवेश कर जाती है। तो तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को ही विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, की ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रवाहकत्व। क्या हो जाएगा, प्रवाहकत्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो 59 नंबर, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। सही आंसर हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ऑक्सीजन हो गया इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, गॉड पार्टिकल्स क्या है।
गॉड पार्टिकल्स के बारे में पूछा जाए, क्या सही आंसर हो जाए इसका? हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल जो है उप परमाणु कण हिग्स बोसॉन का उपनाम है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए इसकी, तो यह एक मूल कण है और जिसकी परिकल्पना वर्ष 1964 में तथा प्रायोगिक सत्यापन जो है 2013 में हुई थी। और इसके खोजकर्ता जो है वह पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा डब्ल्यू एंगलार्ड को नोबेल पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज को जो है रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरकैप्टन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सभी के सभी जो है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है इसमें मुख्यतः पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 64 नंबर, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यह अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला देखेंगे 65 नंबर, किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भारत के जो वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है यह किया गया विमोचन। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। गामा किरण का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है? नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण इनमें से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड जो है वह नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण करने में एवं उर्वरक के निर्माण करने में, उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में। केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर, पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है? इंजन की ऑक्टेन संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है, सही आंसर हो जाएगा टेट्राइथाइल। पेट्रोल में टेट्राइथाइल मिलाने से इंजन की ऑक्टेन संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? तो यह निर्माण किया गया है ऑप्शन नंबर डी में द्वारा इन सभी का, यानी कि पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का और जिला परिषद का। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, उपर्युक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वह है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा? तो इसमें जो है घनत्व ये परिवर्तित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? धन विधेयक जो है परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो यह किया गया है अनुच्छेद 110 में। 110 अनुच्छेद में जो है धन विधेयक परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। और धन विधेयक जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 75 नंबर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है कितना? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है वह 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो BN राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान जो है यह किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन वर्ग समूह जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों जो है सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति दोनों समूह जो है यह जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना? तो यह बना था 2010 ईस्वी में। कब बना था? 2010 ईस्वी में जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना था? 2010 ईस्वी में। बात की जाए अगर इसकी, तो संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 24वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वह था हेरोल्ड डोमर मॉडल, और यह पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक था। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 82 नंबर, बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर का आशय यही है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? पीएम विकास योजना के लाभार्थी जो है वह कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कारीगर। कारीगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, कि गरीबी में कमी और विकास सुविधा यानी कि PRFT किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो वह संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ था? पनबिजली शक्ति केंद्र जो है भारत में सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था शिव समुद्रम में। कहाँ पे? शिव समुद्रम में जो है यह प्रारंभ किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जो है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य है। उसके बाद देखेंगे 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना जो है वह किस नदी पर है? तो वह है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में है कि बेलपहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी। बराकर नदी पर जो है बेलपहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध जो है वह स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? माही नदी पर जो है, माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित की गई है? सही आंसर हो जाएगा वन कवोरी बांध और कदाना बांध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 92 नंबर, की भारत के कौन से 2 राज्यों को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड जो है ऐसे 2 राज्य हैं जो मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर, निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है?
कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर की मंगोलाइड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि एवं बी, सिक्किम एवं असम दोनों में। कहाँ पे? सिक्किम एवं असम जो है दोनों में पाए जाते हैं मंगोलाइड प्रजाति, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाया गया था? कौन सा एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस। तो यह एक्सप्रेस चलाया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ष 2008 में मैत्री एक्सप्रेस जो है चलाया गया था। कब चलाया गया था? वर्ष 2008 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 96 नंबर की भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है किसे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई को जो है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और वर्ष 1851 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम मिल की स्थापना महाराष्ट्र में ही किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1851 ईस्वी में, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कि भारत में पाई जाने वाली सदाबहार एवं पतझर वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? सदाबहार एवं पतझर वन जो है भारत में कितनी ऊंचाई के बीच में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1500 से लेके 2000 मीटर की ऊंचाई तक जो है सदाबहार एवं पतझर वन भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर, गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री। नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री ये 3 नगर हैं जो गोदावरी नदी के किनारे में बसे हुए हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं? ओडिशा का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महानदी को। महानदी को जो ओडिशा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का और इस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह स्थित है हिमालय के वृहद हिमालय में जो है यह स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आज करवाया गया है वो सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो जो है शुरू से लेकर एक बार अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग इसको एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो काफ़ी हद तक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।